इस अध्याय में अपन अर्थशास्त्र के तीनों क्षेत्रकों की तुलना इसके बारे से विस्तार से समझेंगे। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की विविध उत्पादन कार्यों से काफ़ी अधिक मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। साथ ही इन क्षेत्रकों में काफ़ी अधिक संख्या में लोग वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए काम करते हैं। इसलिए अगले चरण में देखना है कि प्रत्येक क्षेत्र में कितनी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित होती है और कितने लोग उस क्षेत्र में काम करते हैं। किसी अर्थशास्त्र में कुल उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से एक या अधिक क्षेत्र प्रदान होते हैं, जबकि अन्य क्षेत्र अपेक्षाकृत छोटे आकार के होते हैं। प्रत्येक क्षेत्र के विविध वस्तुओं और सेवाओं की हम गणना कैसे करते हैं और कुल उत्पादन को कैसे जानते हैं, समझिए। आप सोचते होंगे कि हजारों की संख्या में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की गणना करना असंभव कार्य है। यह न केवल वृहद कार्य है, बल्कि आप आश्चर्यचकित भी होंगे कि हम कारों और कंप्यूटरों, कीलों और फर्नीचरों की संख्या का योगफल कैसे कर सकते हैं। यह अत्यंत बेतुकी बात है। आप बिल्कुल सही सोचते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए अर्थशास्त्रियों का सुझाव है कि वस्तु और सेवाओं की वास्तविक संख्याओं का योग करने के स्थान पर उनके मूल्यों का उपयोग किया जाना चाहिए। यदि 10,000 किलोग्राम गेहूँ 8 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा जाता है तो गेहूँ 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है तो गेहूँ का मूल्य 80,000 रुपये होगा। 10 रुपये प्रति नारियल की दर से 5,000 नारियलों का मूल्य 50,000 रुपये होगा। इसी प्रकार तीनों क्षेत्रकों के वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों की गणना की जाती है और बाद में उसके योगफल प्राप्त करते हैं। ध्यान रखें कि यहाँ एक सावधानी बरतने की ज़रूरत है। उत्पादित और बेची गई प्रत्येक वस्तु की गणना करने की जरूरत नहीं है, केवल अंतिम वस्तु और सेवाओं की गणना का ही उचित है। जैसे एक किसान किसी आटा मिल को 8 रुपये प्रति किलो गेहूं की दर से गेहूं बेचता है। मिल में गेहूं की पिसाई होती है। बिस्कुट कंपनी को आटा 10 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा जाता है। बिस्कुट कंपनी आटे के साथ चीनी एवं तेल जैसी चीज़ों का उपयोग करती है और बिस्कुट के 4 पैकेट बनाती है। वह बाजार में उपभोक्ताओं को 60 रुपये में 15 रुपये प्रति पैकेट बिस्कुट बेचती है। अतः बिस्कुट की अंतिम उत्पादन अर्थात वह वस्तुओं जो वह उपभोक्ताओं तक पहुंचती है, केवल अंतिम वस्तु और सेवाओं को ही गणना की जाती है। दिए गए उदाहरण में अंतिम वस्तुओं के विपरीत गेहूं और आटा जैसी वस्तुएं मध्यवर्ती वस्तुएं हैं। मध्यवर्ती वस्तुएं अंतिम वस्तु और सेवाओं के निर्माण में इस्तेमाल की जाती है। अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य पहले से ही शामिल होता है। बिस्कुट अंतिम वस्तु के मूल्य 60 रुपये में पहले से ही आटा का मूल्य 10 रुपये शामिल है। इस प्रकार अन्य सभी मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य भी शामिल होगा। अतः गेहूं और आटा के मूल्य की अलग अलग गणना उचित नहीं है, क्योंकि तब हम एक ही वस्तु के मूल्य की गणना कई बार करते हैं।
पहले गेहूं के रूप में, फिर आटा के रूप में और अंततः अंतिम वस्तु बिस्कुट के रूप में मूल्य की गणना की कई बार गणना करते हैं। किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में क्षेत्र के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। तीनों क्षेत्रकों के उत्पादनों के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी कहते हैं। यह किसी से देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। जीडीपी अर्थव्यवस्था की विशालता प्रदर्शित करता है। भारत में जीडीपी मापन जैसे कठिन कार्य केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ये मंत्रालय राज्यों केंद्र शासित क्षेत्रों के विभिन्न सरकारी विभागों की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं के कुल संख्या और उनके मूल्य से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करता है और तब जीडीपी का अनुमान करता है। क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन। सामान्यतया अधिकांश विकसित देशों के इतिहास में ये देखा गया है कि विकास की प्रारंभिक अवस्था में प्राथमिक क्षेत्र की ही आर्थिक सक्रियता का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। जैसे जैसे कृषि प्रणाली परिवर्तित होती गई और कृषि क्षेत्र संबंध होता गया, वैसे वैसे पहले की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन होने लगा। तब अनेक लोग दूसरे कार्य करने लगे। शिल्पियों और व्यापारियों की संख्या में वृद्धि होने लगी। क्रय विक्रय की गतिविधियाँ कई गुना बढ़ गई। इसके अतिरिक्त अनेक लोग परिवहन, प्रशासक और सैनिक कार्य इत्यादि से जुड़े थे। फिर भी इस व्यवस्था में अधिकांश उत्पादित वस्तुएं प्राकृतिक उत्पादन थी जो प्राथमिक क्षेत्र में आती थी और अधिकांश लोग इस क्षेत्र में रोजगार करते थे। लंबे समय के बाद और विशेषकर विनिर्माण की नवीन प्रणालियों के प्रचलन से कारखाने अस्तित्व में आए और उनका प्रसार होने लगा। जो लोग पहले खेतों में काम करते थे उनमें से बहुत अधिक लोग अब कारखानों में काम करने लगे। कारखानों में सस्ती दरों पर उत्पादित वस्तुओं का लोग इस्तेमाल करने लगे। कुल उत्पादन एवं रोजगार की दृष्टि से द्वितीय क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण हो गया। इस कारण अतिरिक्त समय में भी काम होने लगा। इसका अर्थ है कि क्षेत्रकों का महत्व परिवर्तन हो गया। विगत 100 वर्षों में विकसित देशों में द्वितीय क्षेत्र से तृतीय क्षेत्र की ओर पुनः बदलाव हुआ और कुल उत्पादन की दृष्टि से सेवा क्षेत्र का महत्व बढ़ गया। अधिकांश श्रमजीवी लोग सेवा क्षेत्र में ही नियोजित है। विकसित देशों में यह सामान्य लक्षण देखा गया। भारत में तीनों क्षेत्रों का कुल उत्पादन और रोजगार कितना है, विगत वर्षों में विकसित देशों में देखे गए पैटर्न के संरूप क्या भारत में परिवर्तन हुआ है, हम इसे अगले खंड में देखेंगे। द्वितीय उत्पादन में प्रत्येक क्षेत्र का बढ़ता विकास में वर्ष 1970 परिवहन, व्यापार, भंडारण जैसी वस्तुओं का विकास होता है। यद्यपि सभी क्षेत्रों में द्वितीय क्षेत्र का विकास वृद्धि हुई, जितना अधिक होगा सबसे अधिक ऐसी सेवाओं की मांग उतनी ही उत्पादन में हुई। परिणामतः वर्ष 2003 में भारत में प्राथमिक क्षेत्र को प्रतिस्थापित करते हुए तृतीय क्षेत्र सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा। भारत में तृतीय क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया, इसके कई कारणों हो सकते हैं। आप नगरों में किसी भी देश में अनेक सेवाओं जैसे अस्पताल, शैक्षिक संस्थाएं, चतुर्थ डाक एवं तार में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित कचहरी, ग्रामीण प्रशासनिक कार्यालय, नगर निगम, रक्षा, परिवहन, बैंक, बीमा कंपनी,
इत्यादि की आवश्यकता होती है। इन्हें बुनियादी सेवाएं माना जाता है। किसी विकासशील देश में इन सेवाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी सरकार उठाती है। सभी सेवाओं में समान रूप से समृद्धि नहीं हो रही। भारत में सेवा क्षेत्र कई तरीके लोगों नियोजित करते हैं। एक और उन सेवाओं की संख्या सीमित है जिनमें अत्यंत कुशल और प्रशिक्षण श्रमिकों को रोजगार मिलता है। दूसरी ओर बहुत अधिक संख्या में लोग छोटी दुकानों, मरम्मत कार्यों, परिवहन जैसी सेवाओं में लगे हुए हैं। वे लोग बड़ी मुश्किल से जीविका निर्वाह कर पाते हैं और वे इन सेवाओं में इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि उनके पास अन्य वैकल्पिक अवसर नहीं है। इस कारण सेवा क्षेत्र के केवल कुछ भागों का ही महत्व बढ़ रहा है। आप इनके बारे में अगले खंड से विस्तार से पढ़ेंगे। अधिकांश लोग कहाँ नियोजित है? आरेख 2 आपकी पाठ्य पुस्तक में तीनों क्षेत्रों के प्रतिशत हिस्सेदारी प्रस्तुत है। आप सभी 30 वर्षों में क्षेत्रों में बदलाव महत्व को प्रत्यक्ष देख सकते हैं। अवधि में वस्तुओं के औद्योगिक उत्पादन में 8 गुना वृद्धि हुई, परंतु औद्योगिक रोजगार में महज 2.5 गुना ही वृद्धि हुई है। तृतीय क्षेत्र पर भी यही बात लागू होती है। सेवा क्षेत्र में उत्पादन में 11 गुना वृद्धि हुई, परंतु रोजगार में 3 गुना से भी कम वृद्धि हुई। परिणामतः देश में आधे से अधिक श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र मुख्यतः कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिनका जीडीपी में योगदान केवल 1/4 है। इसकी तुलना में द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र का जीडीपी में हिस्सा 3/4 है, परंतु ये क्षेत्र आधे से भी कम लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। क्या इसका अर्थ यह है कि कृषि क्षेत्र में लगे श्रमिक अपनी क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं? क्या इसका अर्थ यह है कि कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए? अतः यदि आप कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटा देते तो भी उत्पादन प्रभावित नहीं होगा। दूसरे शब्दों में कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में अल्प बेरोजगारी है। एक छोटा किसान लक्ष्मी का उदाहरण लेते हैं, जिसके पास 2 हेक्टेयर असंचित भूमि है, जो सिंचाई के साथ केवल वर्षा पर निर्भर है और ज्वार अरहर जैसी फसलें उपजाती है। इसके परिवार में सभी 5 सदस्य उस भूमि में वर्ष भर काम करते हैं क्योंकि उन्हें कहीं और रोजगार उपलब्ध नहीं। आप देखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति का काम कर रहा है, कोई बेकार नहीं है, परंतु वास्तव में उनका श्रम प्रयास विभाजित है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ काम कर रहा है, परंतु किसी का भी पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं है। ये अल्प बेरोजगारी की स्थिति, जहाँ लोग प्रत्येक रूप से काम करें लेकिन सभी अपनी क्षमता से काम करते हैं। इस प्रकार की अल्प बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं, क्योंकि ये उन लोगों की बेरोजगारी है जिनके पास कोई रोजगार नहीं है और बेकार बैठे हुए से अलग है। खुली बेरोजगारी, इसलिए इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहा जाता है। अब प्रच्छन्न बेरोजगारी से जिनके पास रोजगार नहीं हो, खुली रोजगार काम करते हैं, उसको प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। अब मान लेते हैं कि एक भूस्वामी सुखराम आता है, अपनी ज़मीन पर काम करने के लक्ष्मी के परिवार के 1 या 2 सदस्यों को भाड़े पर ले जाता है। अब लक्ष्मी के परिवार को मजदूरी के द्वारा कोई अतिरिक्त आय होती है। चूँकि आपको छोटे से भूखंड पर काम करने के लिए 5 लोगों की ज़रूरत नहीं है, अतः 2 लोग चले जाते हैं, कृषि उत्पादन प्रभावित नहीं होता। दिए गए उदाहरण से 2 सदस्य किसी कारखाने में काम करने के लिए जा सकते हैं। एक बार फिर परिवार की कमाई में वृद्धि होगी और लोग अपनी भूमि से पहले जैसे उत्पादन करते रहेंगे। भारत में लक्ष्मी की तरह लाखों किसान हैं। इसका अर्थ है कि यदि हम कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटाकर उन्हें कहीं और सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध करा दे तो भी कृषि उत्पादन पर बुरा असर प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई अन्य रोजगार करने से लोगों को आय से परिवार की कुल आय में वृद्धि होगी। अल्प बेरोजगारी दूसरे क्षेत्रों में भी हो सकती। उदाहरण के लिए शहरों में
सेवा क्षेत्र में हजारों अनियमित श्रमिक हैं जो दैनिक रोजगार की तलाश करते हैं। प्लम्बर, पेंटर, मरम्मत कार्य जैसे रोजगार करते हैं। अन्य लोग असुविधाजनक विषम काम करते हैं। वे प्लम्बर पेंट काम करते, अन्य लोग असुविधा का काम करते, उनमें से कई लोग काम नहीं करते। इस प्रकार हम सेवा क्षेत्र के कुछ लोगों को सड़कों पर ठेला खींचते अथवा कुछ चीज़ें बेचते हुए देखते, जहाँ वे पूरा दिन बिता देते हैं परंतु बहुत कम कमा पाते हैं। वे ये काम इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास कोई बेहतर अवसर नहीं है।